आज के सेशन को आराम से समझिए। आज का सेशन देखिए, जैसे कोई टॉपिक होता है ना, कोई टॉपिक होता है तो उसका एक पृष्ठभूमि होता है, उसका एक बैकग्राउंड होता है। उसी प्रकार से और अगर किसी भी टॉपिक के बैकग्राउंड को आप पढ़ लेते हैं, अगर किसी भी टॉपिक के बैकग्राउंड को आप पढ़ लेते हैं, बैकग्राउंड को समझ लेते हैं, तो चैप्टर आप आराम से समझ जाते हैं, चैप्टर आप आराम से समझ जाते हैं। तो आज का जो क्लास है पूरे बिहार पुलिस परीक्षा की तैयारी के लिए एक प्रकार का बैकग्राउंड है। आज का क्लास सबके लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, पहला क्लास है। और जिस प्रकार जीवन में पहला प्यार महत्वपूर्ण होता है, वैसे पहला क्लास महत्वपूर्ण है, समझ गए? तो इतना ही जोश जुनून होमवर्क करने में दिखाइएगा, होमवर्क करने में इतना जोश जुनून दिखा दीजिएगा तो हमको लगता है रिजल्ट हो जाएगा आपका। जब होमवर्क पूछना शुरू कर देते हैं सबको दिन में तारा नजर आने लगता है, तो यही जोश जुनून दिखाइएगा, ठीक है? अब सुनिए, देखिए जो प्रोग्राम है, ये जो प्रोग्राम है समझिएगा, बिहार पुलिस एग्जाम क्वालिफाइंग गाइडेंस प्रोग्राम, मतलब बिहार पुलिस परीक्षा में आप क्वालिफाई कैसे करें, परीक्षा में क्वालिफाई कैसे करें, बिहार पुलिस परीक्षा में आप क्वालिफाई कैसे करें, उसी को लेकर के एक प्रकार का यह एक गाइडेंस प्रोग्राम है। अल्लाह नहीं, अब शांत हो जाइए, अब एकदम सब लोग शांत होइए, अब समझा रहे हैं, समझिए। देखिए आज का क्लास अगर आप नहीं समझे तो फिर पूरे क्लास करने का कोई फायदा नहीं है, समझिए। आ जाइए, थोड़ा और आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, आप थोड़ा आगे आइए, आगे आइए, समझिए हीरो सब, समझिए। देखिए है, अब हल्ला नहीं, अब इसके बाद हल्ला मत कीजिएगा, अब हल्ला मत कीजिएगा, शांत होइए, शांत होइए, शांत होइए। सुनिए, ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम का नाम है बिहार पुलिस एग्जाम क्वालिफाइंग गाइडेंस प्रोग्राम। देखिए जो बिहार पुलिस के लिए 21,391 पोस्ट की वैकेंसी आई हुई थी, उस वैकेंसी का एग्जाम 1 अक्टूबर 2023 को प्रारंभ हुआ। 1 अक्टूबर, 7 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को संभवतः होने थे। 1 अक्टूबर को जो परीक्षा हुआ, उस परीक्षा में क्वेश्चन पेपर लीक हो गया परीक्षा से पहले, और फिर इसी वजह से जो है वो परीक्षा पूरी तरीका से पोस्टपोन्ड कर दिया गया, परीक्षा रद्द कर दिया गया और परीक्षा को पोस्टपोन्ड कर दिया गया। हाल फिलहाल में पेपर में एक न्यूज आया था कि जो पोस्टपोन्ड हुआ परीक्षा है 21,391 पोस्ट वाला, उसका एग्जाम अगस्त के माह में संभावित है, अगस्त के माह में संभावित है। ऐसा संभावित है कि अगस्त के माह में आपके बिहार पुलिस का परीक्षा हो जाए। तो अगस्त के माह में जो आपका बिहार पुलिस का परीक्षा होगा, हमको ऐसा लगता है कि परीक्षा साफ सुथरा होगा। परीक्षा साफ सुथरा इसलिए होने की संभावना है क्योंकि इससे पहले परीक्षा में क्वेश्चन आउट हुआ है। इस बार प्रशासन पूरी तरीका से सतर्कता बरतेगा ताकि प्रश्न पत्र लीक ना हो, ताकि क्वेश्चन पेपर लीक ना हो। और हम आपको बता रहे हैं, हम आपको बताए हैं पहले भी, आप अगर पढ़ते हैं यहाँ पर, और अगर आप बिहार पुलिस बैच पढ़े होंगे तो हम आपको बताए हैं बिहार पुलिस का परीक्षा हम 2 बार क्वालिफाई किए हैं, ऑन मेरिट क्वालिफाई किए हैं। और हमको ऐसा लगता है कि हम 100 में से मैक्सिमम 65 से 70 क्वेश्चन बनाकर आए थे और क्वेश्चन पेपर लीक नहीं हुआ था, और 65 से 70 क्वेश्चन बनाकर आए थे और लगभग हमारा दोनों बार रिजल्ट हुआ। अगर परीक्षा साफ सुथरा होता है तो परीक्षा में अगर आप 65 से 70 क्वेश्चन अपने से बनाकर आते हैं, अगर परीक्षा 100% साफ सुथरा होता है, उस कंडीशन में अगर आप 65 से 70 क्वेश्चन बनाकर आते हैं तो हमको लगता है आपका रिजल्ट हो जाता है। लेकिन अगर क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है तब तो 95 बनाकर के आइएगा, उसमें भी रिजल्ट होने की संभावना नहीं रहती है। तो हम लोग तो यही चाहेंगे कि क्वेश्चन पेपर लीक ना हो, परीक्षा साफ सुथरा हो, ताकि हम लोग जो मेहनत करेंगे, हम लोगों को अपने मेहनत का मेहनताना मिल सके। जैसे आप ही मेहनत कीजिएगा तो आप मेहनत कीजिएगा तो एक मेहनताना आपको मिलना चाहिए ना जी, मतलब आपको फल मिलना चाहिए ना, परीक्षा साफ सुथरा होना चाहिए ना, एकदम होना चाहिए, समझ गए? तो अब हम लोग इस प्रोग्राम के अंतर्गत हर चीज को हम स्पष्ट करेंगे, क्या क्या करेंगे, क्या क्या करेंगे। और जो सबसे मूल बात है और जो सबसे प्रमुख बात है, सबसे पहले उस बात की चर्चा हम आपके साथ कर लेते हैं। पहली मूल बात यह है कि बिहार पुलिस का जो यह क्वालिफाइंग गाइडेंस प्रोग्राम है, इसमें सिर्फ मेरा क्लास होगा और आने वाले दिनों में मैथ हमने देखा है, हमने एनालिसिस
किया है। 1 अक्टूबर 2023 को जो परीक्षा हुआ है उस क्वेश्चन को हमने एनालिसिस किया है और उस आधार पर जो है यहां पर हम लिखे हैं कि 1 अक्टूबर 2023 को जो आपका बिहार पुलिस का परीक्षा हुआ था, जिसमें क्वेश्चन पेपर लीक होने की वजह से एग्जाम कैंसिल हो गया और अब फिर से परीक्षा होना है, उसमें किस सब्जेक्ट से कितना पूछा गया है इसमें हम लिखे हुए हैं। इसको हम और भी बताएंगे, लेकिन यहाँ पर एक नजर हम आपको बता देना चाहते हैं। इतिहास से 12 क्वेश्चन है, पॉलिटी से 11 क्वेश्चन है, ज्योग्राफी से मात्र 8 क्वेश्चन है, जिसमें इंडियन ज्योग्राफी से 3, वर्ल्ड ज्योग्राफी से 5, फिजिक्स से 6 क्वेश्चन है, केमिस्ट्री से 7 क्वेश्चन है, बायोलॉजी से 9 क्वेश्चन है, करंट से 5 क्वेश्चन है, और वो भी करंट में बजट से क्वेश्चन है, बजट से क्वेश्चन है। स्टैटिक्स मिसलेनियस से 5 क्वेश्चन है, मैथ से 10 क्वेश्चन है, रीजनिंग से 3 क्वेश्चन है, इंग्लिश से 8 क्वेश्चन है, हिंदी से 8 क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स से 8 क्वेश्चन है। टोटल जोड़िएगा तो 100 हो जाएगा। समझिए, टोटल जोड़िएगा तो 100 के आसपास क्वेश्चन आपको हो जाएगा। ये 1 अक्टूबर 2023 को जो परीक्षा हुआ है, जो परीक्षा कैंसिल हो गया था, उसके अनुसार ये हम आपको लिखे हैं। तो आपका जो परीक्षा अगस्त 2024 में होना है, अब उसका भी पैटर्न आप मान करके चलिए लगभग यही रहेगा, पैटर्न चेंज नहीं होगा, लगभग यही पैटर्न रहेगा। और जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड 1 अक्टूबर 2023 को हुए परीक्षा में रहा है, वही स्टैंडर्ड लगभग आपका आने वाला होने वाला जो एग्जाम है अगस्त 2024 में, वही स्टैंडर्ड रहेगा। और उसी स्टैंडर्ड की तैयारी हम लोग करेंगे, उसी स्टैंडर्ड की तैयारी हम लोग करेंगे। और इसमें देखिए, हमसे ज्यादा मेहनत आपको करना होगा। और देखिए, हम जिस रणनीति के तहत परीक्षा को पास किए वही रणनीति हम आपके साथ शेयर करेंगे। और देखिए, बिहार पुलिस का जो 1 अक्टूबर 2023 को परीक्षा हुआ है, उसका क्वेश्चन हम आपको देंगे, उसका क्वेश्चन हम आपको देंगे। आज के क्लास में हम आपको वो क्वेश्चन बंटवाएंगे और वो क्वेश्चन आपको डेली देखना है। सुबह में उठते और रात में सोते क्वेश्चन डेली देखना है। सुनिए, हल्ला मत कीजिए, हल्ला मत कीजिए, रुकिए, समझिए ना। अरे समझिए, देखिए ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप, समझिएगा, चीजों को समझिए, तर्क के साथ बात को समझिए। देखिए, ये जो क्वेश्चन हम आपको देंगे 200 क्वेश्चन है, पहला सेटिंग दूसरा सेटिंग दोनों क्वेश्चन हमारे पास है, 100 का 100 क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन हम आपको देंगे और उस क्वेश्चन को डेली आपको देखना है। क्यों डेली देखना है? देखिए, जब हम 2014-15 में जनरल कंपटीशन में आए और बिहार पुलिस का पहली बार तैयारी किए, तो हम अपने तैयारी का आधार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही बनाए थे और उसको बार बार देखते थे। और जब उसको देखते थे ना, तो हमको एक आइडिया लगता था। क्या आइडिया लगता था? तो हमको ये आइडिया लगता था कि हाँ, ये टॉपिक पढ़ना है। जैसे यहाँ पर हम क्वेश्चन लगाए हुए हैं, यहाँ पर हम क्वेश्चन लगाए हुए हैं, तो यहाँ पर जो हम क्वेश्चन लगाए हुए हैं, इसमें एक क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो एक क्वेश्चन हम आपको दिखाना चाहते हैं कि एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर यह है कि आप देखिएगा, यहाँ पर जैसे क्वेश्चन नंबर 11, इसको आप देखिए। इसका आंसर जो भी हो उससे मतलब ना है, अभी आंसर पे हम लोग नहीं जाएंगे। लेकिन जब ये क्वेश्चन 1 अक्टूबर 2023 को पहला सिटिंग में आपके बिहार पुलिस परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है? देखिए, क्वेश्चन क्या है? उगते सूरज की भूमि किसे कहते हैं? मध्यरात्रि सूरज की भूमि किसे कहते हैं? हजार झीलों की भूमि किसे कहते हैं? ब्रज भूमि किसे कहते हैं? वज्र भूमि किसे कहते हैं? तो ये क्वेश्चन, ठीक है, इसका आंसर जो भी हो उसमें हम लोगों को नहीं जाना है। और जो वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़े होंगे, ये क्वेश्चन आपको एकदम आना चाहिए, एकदम आना चाहिए आपको। सुन लीजिए, तो ये क्वेश्चन ठीक है, इसका आंसर जो भी हो, XYZ ABCD जो भी इसका आंसर हो, उससे मतलब ना है। लेकिन एक बात बताइए, ये क्वेश्चन हमको क्या संदेश दे रहा है? क्वेश्चन के संदेश को आप समझिए कि क्वेश्चन संदेश क्या दे रहा है। ये क्वेश्चन हम लोगों को क्या संदेश दे रहा है जानते हैं? ये क्वेश्चन हम लोगों को यह संदेश दे रहा है कि भौगोलिक उपनाम, भौगोलिक उपनाम, भौगोलिक उपनाम, जैसे यूरोप के खेल का मैदान स्विट्जरलैंड को कहा जाता है, उगते हुए सूर्य का देश जापान को कहा जाता है, पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन न्यूजीलैंड को कहा जाता है, मंदिर एवं घाटों का शहर वाराणसी को कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक नगरी बेंगलुरु को कहा जाता है, सिटी ऑफ जॉय कोलकाता को कहा जाता है, महलों का शहर कोलकाता को कहा जाता है, नवाबों का शहर लखनऊ को कहा जाता है, मध्यरात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे को कहा जाता है, हजारों झीलों की भूमि फिनलैंड को कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन हमको क्या संदेश दे रहा है, ये बताइए। ये क्वेश्चन हमको ये संदेश दे रहा है कि भौगोलिक उपनाम, भौगोलिक उपनाम, जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो स्टडी मटेरियल देता है आप लोग के पास है, वो वाला दीजिए, तो है किसी के पास तो दीजिए, तो दीजिए। जैसे देखिए, दीजिए दीजिए दीजिए, जैसे देखिए, इसमें देखिए भौगोलिक उपनाम वाला हम दिए हुए हैं, भौगोलिक उपनाम वाला जो हम आपको दिए हुए हैं, इसमें देखिए
विश्व के प्रमुख भौगोलिक उपनाम। दक्षिण का ब्रिटेन, न्यूजीलैंड को कंगारुओं का देश, ऑस्ट्रेलिया को एड्रियाटिक की रानी वेनिस को, शाश्वत शहर पोप का शहर, पश्चिम का बेबीलोन रोम को, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट मतलब वज्रपात वज्रपात की भूमि भूटान, जो कि यहाँ पर है भी, आप देख सकते हैं। फिर जो है आपको पवित्र भूमि यरूशलेम को, मोतियों का द्वीप बहरीन को, गोल्डन पेगोडा का देश म्यांमार को, उगते सूर्य का देश जापान को, मध्यरात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे को, हजारों झीलों की भूमि फिनलैंड को। इसमें देखिए चारों आपको मिल जाएगा, आप देख लीजिए, इसमें चारों आपको मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमको क्या संदेश दे रहा है पता है? ये क्वेश्चन हमको ये संदेश दे रहा है, प्रमुख भौगोलिक उपनाम को हमको याद कर लेना है। समझ गए? तो यहां पर देखिए, हम पढ़ाएंगे कम, गाइडेंस ज्यादा करेंगे, याद ज्यादा कर पाएंगे। अगर पढ़ाने के चक्कर में रहे तो पता चलेगा 2 महीना में सिर्फ एको ने सब्जेक्ट हो पाया। तो यहाँ पर जो है, हम बात समझिएगा, ये मूल चीज है। हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि इसमें हम आपके साथ आपको हम देने क्या जा रहे हैं, इस बैच में हम आपको देने क्या जा रहे हैं। बात समझ रहे हैं? और इस बैच में अब ये नहीं कि हिस्ट्री लेकर के सिर्फ चले, नहीं, पॉलिटी भी लेकर चलना पड़ेगा एक साथ, ज्योग्राफी भी लेकर चलना पड़ेगा एक साथ, साइंस भी लेकर चलना पड़ेगा एक साथ, इकोनॉमिक्स भी लेकर चलना पड़ेगा एक साथ, सब चीज को लेकर चलना पड़ेगा एक साथ, हिंदी इंग्लिश सब चीज को एक साथ लेकर चलना पड़ेगा। और सब चीज एक दिन में पढ़ा पाना पॉसिबल है? वो नहीं है, जो सही बात है। तो यहाँ पर जीएस में हम गाइड करेंगे, मैथ और रीजनिंग के लिए हम गाइड कर देंगे, हिंदी इंग्लिश के लिए भी हम गाइड कर देंगे। यहाँ पर हमको कम काम करना है, आपको ज्यादा काम करना है। जैसे ये वाला है तो इसका हम एक पूरा पीडीएफ बना करके दे देंगे, और उसको जो है हम पूरा आपको क्लास में याद करवा देंगे। घर पे जाकर के आप उसका रिवीजन कर लीजिएगा, बात समझ रहे हैं? इसको हम देखिए गाइडेंस प्रोग्राम नाम दिए हैं। देखिए फाउंडेशन बैच, टारगेट बैच, क्रैश कोर्स बैच, टॉनिक बैच, फलना बैच, चिलना बैच, ढकना बैच, कुछ नाम दिया है इसको। तो नाम पे जाइए, गाइडेंस प्रोग्राम, मतलब इसके तहत जो है हम गाइड करेंगे कि आखिरकार एग्जाम में क्वालिफाई कैसे हो। और ऐसा नहीं कि सब रोज जाकर के हम गाइड करेंगे, आज गाइड कर देते हैं, अगले दिन से पढ़ाएंगे और याद करवाएंगे। समझे बात को? और हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, हर चीज को लेकर चलेंगे। समझे बात को हीरो साहब? समझ में आ रहा है ना? हाँ। तो इसमें जो है ज्यादा मेहनत आपको करना है, आपको हर चीज का एक पीडीएफ मिलेगा। एक दिन में जितना पढ़ाएंगे उसका हम आपको एक पीडीएफ देंगे, और उसको आपको करना है। उसमें हिस्ट्री का भी कुछ रहेगा, पॉलिटी का भी कुछ रहेगा, ज्योग्राफी का भी कुछ रहेगा। उसको जो है हम समझा बुझा करके आपको याद करवा करके घर पे भेज देंगे, और साथ ही साथ कुछ होमवर्क भी देंगे जो आपको करके आना है। समझे? चलिए, तो ये बात हुई। अब देखिए, और देखिए, समय हम लोगों के पास 2 माह है। स्मार्ट स्ट्रेटजी को अपनाना है हमें। मतलब सब चीज को पढ़ने के चक्कर में नहीं जाएंगे, हमको इतना पढ़ना है, हमको इतना पढ़ाना है, और आपको इतना पढ़ना है कि आपका बस रिजल्ट हो जाए, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और रविवार को एक्स्ट्रा क्लास हम रखेंगे, समझ गए? सामान्य तौर पर आपका क्लास जो होगा आप सुन लीजिए, और रविवार को आप मान करके चलिए पूरा दिन हम आपको रखेंगे। रविवार को लगभग हम पूरा दिन आपको रखेंगे, तभी कुछ हो पाएगा। जैसे 2 घंटा का एक सेशन लगेंगे, आधा घंटा गैप दे देंगे, मूड फ्रेश करके फिर से आप आ जाइए। फिर 2 घंटा का एक सेशन लगा देंगे, फिर आधा घंटा गैप दे देंगे, फिर मूड फ्रेश करके आप आ जाइए। और हाँ, इसमें देखिए परीक्षा का क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से है। क्या परीक्षा का क्वेश्चन जो है कंसेप्चुअल है या फैक्चुअल है, इस बात को भी हमें समझना है। परीक्षा का क्वेश्चन जो है कंसेप्चुअल है या फैक्चुअल है। अगर कंसेप्चुअल है तो कंसेप्चुअल तरीका से हम लोग तैयारी करेंगे, अगर फैक्चुअल है तो फैक्चुअल तरीका से हम लोग तैयारी करेंगे। तो जैसे कुछ क्वेश्चन देखिए, ऐसे पूरा 100 का 100 क्वेश्चन दिखाएंगे। और देखिए 1 अक्टूबर 2023 को जो बिहार पुलिस का परीक्षा हुआ है, जो कैंसिल हुआ है, उसके दोनों सिटिंग के क्वेश्चन को डील करेंगे, और उसके आसपास की चीजों को भी समझाएंगे। और आपको जो है कोई भी एक बुक को आधार बना करके जो है आपको चलना है। अब कोई भी एक बुक को आप आधार बना सकते हैं, या स्टडी मटेरियल को भी आधार बना सकते हैं। जिस अनुसार जो होगा वो हम आपको करवाएंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे देखिए एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है, जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन, उसमें कंसेप्ट क्या था बताइए? वो भी तो फैक्चुअल था। फिर ये भी क्वेश्चन, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? भारत का संविधान भारत को राज्यों के संघ के तौर पर वर्णित करता है, ये भी फैक्चुअल है। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? फैक्चुअल है।
आम चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर। ये थोड़ा कंसेप्चुअल है, पॉलिटी तो थोड़ा सा कंसेप्ट रहबे करता है, तो कंसेप्चुअल है थोड़ा सा। इसके भारत के संविधान का विचार किसने दिया, ये भी फैक्चुअल है, फैक्चुअल है। भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य है, भाग 4 के क में है, फैक्चुअल है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत न्यायालय को सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्तियां दी गई है, अनुच्छेद 227, ये भी फैक्चुअल है। अब अनुच्छेद 227 में क्या है, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये क्वेश्चन देखिए हम लोगों को क्या संदेश दे रहा है। ये क्वेश्चन हम लोगों को ये संदेश दे रहा है कि देखिए भारतीय संविधान में तो अनुच्छेद है 395 को, भारतीय संविधान में अनुच्छेद तो 395 को है, लेकिन 395 के 395 अनुच्छेद हमें थोड़े पढ़ना है, नहीं पढ़ने हैं हमें। 395 के 395 अनुच्छेद नहीं पढ़ने हैं, बल्कि हमें मुश्किल से 100 अनुच्छेद पढ़ने हैं। और अगर आप 100 अनुच्छेद पढ़ लीजिएगा ना, तो उसमें से अनुच्छेद से 1 से 2 क्वेश्चन आएगा, आप आराम से 1 से 2 क्वेश्चन बना करके आ सकते हैं, एकदम आराम से आप 1 से 2 क्वेश्चन बना करके आ सकते हैं। बात समझ गए? तो एग्जाम देखिए, फिर आगे आगे क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा होता है, ये थोड़ा कंसेप्चुअल है, ठीक है। इसके बाद जो भारत में किसी भी मामले को कहीं भी हस्तांतरित करने का अधिकार किसे है, ये भी थोड़ा सा कंसेप्ट है। तो कुल मिलाकर के अगर हम लोग देख पा रहे हैं तो कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और कुछ फैक्चुअल है, जबकि अधिकतर क्वेश्चन की अगर आप बात करेंगे ना, तो 60 से 70% क्वेश्चन आपको फैक्चुअल है, 60 से 70% क्वेश्चन फैक्चुअल है, 30 से 40% कंसेप्चुअल है। तो ज्यादा फैक्ट है, कंसेप्ट कम है। तो ज्यादा फैक्ट है तो फैक्ट को हम लोग याद करेंगे, फैक्ट में तो हम घुस करके आपको नहीं, आपके दिमाग में चल जाएंगे, फैक्ट को तो आपको याद ही करना पड़ेगा। हम आपको बता रहे हैं, हम हमेशा बोलते हैं बिहार पुलिस का तैयारी हम मात्र 3 माह किए थे, लेकिन तैयारी में पूरी तरीका से डूब गए थे, जिसको पढ़ाई में डूबना कहते हैं, उसमें डूब गए थे। 3 महीना में रिजल्ट हो गया था, इस बात का जिक्र हम बार बार करते हैं। और आप लोग पहले से कुछ ना कुछ निश्चित तौर पर तो पढ़े हुए हैं, तो 2 माह आपके लिए सफिशियंट है। लेकिन यही है कि इस 2 माह में मौसी के ब्याह में घर नहीं जाना है, समझ गए? और इस 2 माह में कुछ भी हो, घर नहीं जाना है, मतलब नहीं जाना है, तभी रिजल्ट हो पाएगा, नहीं तो रिजल्ट होने का कोई चांस नहीं है, समझ गए? तो चलिए, तो ये सब जानकारी हुई। अब जो है, अब कुछ बात को और समझिए। इस बैच का जहां तक सवाल है, मैथ और रीजनिंग 13 को पूछा है, हो सकता है 1 2 और बढ़ा दे 15, तो 15 मैथ रीजनिंग का बड़ी महत्व है। और मैथ रीजनिंग वाले सर को हम बोल देंगे कि सिर्फ उतना पढ़ाइए, पढ़ाने के लिए तो बहुत कुछ है, जीएस हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, पढ़ाने के लिए तो बहुत कुछ है। लेकिन हम लोगों को उतना, पुलिस न बनने जा रहे हैं जी, तो पुलिस बनने के लिए उतना काहे पढ़ेंगे? स्मार्ट स्ट्रेटजी अपनाते हुए वही चीज पढ़ेंगे जो कि परीक्षा में काम आ जाए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आधार बनाते हुए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आधार बनाते हुए हम लोग अपनी तैयारी करेंगे। बात समझे? चलिए, तो कुछ स्टडी मटेरियल हम अपने तरफ से देंगे, और कुछ स्टडी मटेरियल के लिए आपको जो बुक बोलेंगे उस बुक को जो है आपको फॉलो करना है, उस बुक को आपको फॉलो करना। कुछ स्टडी मटेरियल हम अपने तरफ से भी देंगे, समझ गए? तो अब आइए गुरुजी लोग, जहां तक क्लास का सवाल है, क्लास की अगर हम बात करें, तो जहां तक क्लास का सवाल है, क्लास की अगर हम लोग बात करें, तो जो आपका क्लास होगा, इस बात को आप समझ लीजिए, ताकि बाद में जो है किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना हो। और क्या क्या होगा वो भी बात बता दे रहे हैं, और कब होगा सब चीज बता रहे हैं, तो आराम से सुनिए, ध्यान से समझिए। देखिए, आपको जो है सबसे पहली बात यह है कि क्लास आपको मंगलवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और रविवार, शुक्रवार और रविवार, ठीक है? ये 4 दिन क्लास होगा। बाद बाकी बच रहा है कितना दिन? 3 दिन बच रहा है। 3 दिन आपका होगा टेस्ट, 3 दिन आपका क्या होगा? टेस्ट। 4 दिन क्लास होगा, और टेस्ट की अगर हम लोग बात करें तो टेस्ट होगा आपको 3 दिन। टेस्ट जो 3 दिन होगा, सोमवार, बुधवार और शनिवार। और टोटल 25 टेस्ट होगा। टोटल कितना टेस्ट होगा? 25, 25। और टेस्ट में सुनिए हीरो सब, टेस्ट में क्या रहेगा? क्लास का टाइमिंग अलग रहेगा और टेस्ट का टाइमिंग अलग रहेगा, अभी ही बता दे रहे हैं। क्लास का टाइमिंग अलग रहेगा और टेस्ट का टाइमिंग अलग रहेगा। क्लास का टाइमिंग अलग रहेगा और टेस्ट का टाइमिंग अलग रहेगा। क्लास की अगर हम बात करें तो क्लास होगा शाम में या रात में 7:30 से 9:30। और टेस्ट की अगर हम बात करें तो टेस्ट हम तो सोचे हैं दोपहर में रखिए,
12:30 से 2:30, 12:30 से 2:30। नौकरी चाहिए, नौकरी दाल भात चोखा है कि एक एक कुकर में दिए, दालों दे दिए और डेक्ची में चावल दे दिए और उसी में आलू गिरा दिए और 3 सीटी लगा दिए, उतार लिए आलू छील करके और उसमें जो है नमक मिर्चा तेल प्याज मिला के खा लिए है। चलिए क्या 1 बजे से टेस्ट, 1 बजे से 1 बजे से देखिए 12:30 से 2:30, 12:30 से देखिए 12:30 से अगर 2:30 रहेगा तो 2 घंटा का समय आपको मिलेगा। 1 बजे से अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं तो सिर्फ 1.5 घंटा का समय आपको मिलेगा, सिर्फ 1.5 घंटा का समय। और सुनिए हीरो सब, ऐसे भी आपका परीक्षा कितने घंटे का होता है? 2 घंटे का ना, तो 2 घंटा तो आपको बैठना चाहिए। अभी से बैठने का आदत लगाना चाहिए, OMR सीट भरने का आदत लगाना चाहिए। क्या विचार आए? 12:30 से 2:30 दे देते हैं गुरुजी लोग, दीदी जी लोग आए। आए 12:30 बजे से आए? गर्मी है। 1 बजे क्या चलता? अभी नहीं ना चल रहा, चलेगा तब ना। 12:30 से 2:30 ठीक समय है ना? सब लोग सहमत है ना? चलिए हाँ ठीक है। तो टेस्ट सुन लीजिए, बैच होगा। देखिए क्लास सप्ताह में 7 के 7 दिन है, लेकिन यही है कि 4 दिन क्लास और 3 दिन। और टेस्ट में क्या है जानते हैं? टेस्ट में पूरी तरीका से जो 1 अक्टूबर को परीक्षा उसी तर्ज पर क्वेश्चन बनाए हैं। 25 सेट टोटल बनाए हैं, 25 सेट टोटल बनाए हैं, 25 सेट टोटल बनाए हैं। और आपको उसका आंसर के साथ साथ डिस्कशन का भी पीडीएफ मिलेगा। क्वेश्चन आंसर के साथ साथ डिस्कशन का भी पीडीएफ आपको मिलेगा। डिस्कशन करवाया नहीं जाएगा, डिस्कशन का आपको क्या मिलेगा? पीडीएफ। और डिस्कशन आपको याद करना है। और एक दिन में जो 100 क्वेश्चन होगा, 2500 टोटल क्वेश्चन होगा। और हम आपको बता रहे हैं वो टेस्ट 2500 क्वेश्चन में से मिनिमम क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, मिनिमम। और परीक्षा के बाद हम दिखला देंगे। हम बिहार दरोगा बैच में ऐसे ही अगर 35 को टेस्ट लेते हैं, हम कह देते हैं 35 को क्वेश्चन आएगा। एक टेस्ट से एक क्वेश्चन ऑन एवरेज 1 से 2 क्वेश्चन आता ही आता है, लेकिन कम से कम एक, मतलब 2500 क्वेश्चन हम करवाएंगे ना टेस्ट के माध्यम से। टेस्ट के माध्यम से 2500 क्वेश्चन करवाएंगे। और हम आपको बता रहे हैं कितनों हमारा भाग जड़ जाए, कितनों मतलब एकदम लोएस्ट पोजीशन पर हम आ जाए, हमारा लक जो है एकदम लोएस्ट पोजीशन पर आ जाए, तब पर भी 2500 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस परीक्षा में आएगा। समझ गए? तो कहने का मतलब यह है कि वो टेस्ट बहुत जरूरी है। वहां से आपका कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन का तैयारी होगा। बाद बाकी 50 क्वेश्चन की तैयारी, 50 से 60 क्वेश्चन की तैयारी, 50 से 60 क्वेश्चन की तैयारी हम अपने गाइडेंस प्रोग्राम में आपको करवा देंगे। 50 से 60 क्वेश्चन की तैयारी हम अपने गाइडेंस प्रोग्राम में करवा देंगे। और 25 से 30 क्वेश्चन आपको टेस्ट के जरिए करना होगा। तो 50 से 60 इधर, 25 से 30 उधर, मतलब 80 के आसपास आ जाएगा। समझ गए? 80 के आसपास आ जाएगा। और 80 क्वेश्चन अगर आप परीक्षा साफ सुथरा होता है, 75-80 क्वेश्चन बनाकर अगर दुनिया का कोई ताकत आपके रिजल्ट को नहीं रोकेगा। तो वो टेस्ट आपके लिए जरूरी है। और उस टेस्ट में टेस्ट देना है, टेस्ट के बाद आंसर मिलवा दिया जाएगा। OMR आप अपना चेक कर लीजिएगा कितना आपको आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। फिर डिस्कशन का जो है पीडीएफ आपको दिया जाएगा, उस टेस्ट के क्वेश्चन और उसके डिस्कशन के पीडीएफ को। और डिस्कशन को थोड़ा प्रिसाइज किए हैं। सामान्य तौर पर डिस्कशन को काफी व्यापक रूप दे देते हैं, लेकिन विद्यार्थी पढ़ता नहीं है। आप लोग बिहार पुलिस वाले ना है, हमको पता है ना आपका क्या कैपेसिटी है। तो डिस्कशन को थोड़ा प्रिसाइज किए हैं, छोटा किए हैं, ताकि आप पढ़े। तो आप क्या कीजिएगा जानते हैं? जिस रोज टेस्ट होगा, सुनिए गुरुजी लोग, जिस रोज टेस्ट होगा वो जो 100 क्वेश्चन का टेस्ट होगा, 100 क्वेश्चन को याद कर लेना है, पहला काम। और उसके बाद 100 क्वेश्चन में जो डिस्कशन में 100 से 200 फैक्ट होगा, उस 100 से 200 फैक्ट को भी याद कर लेना है। कीजिएगा ना? कीजिएगा ना? और एक बात जान लीजिए, अगर नहीं कीजिएगा तो हम भगाइयो देंगे। ये वो बात है, क्योंकि आप देख ही रहे हैं बैच में कितना भीड़ है, जितना लोग बैठे हुए हैं, अनेकों लोगों को बैठने की जगह नहीं मिला है। समझ गए? तो अगर जो खड़ा है लोग, जिसको बैठने के लिए जगह नहीं मिला, वो अगर पढ़ने
वाला है तो हम उसको रखेंगे, हम आपको थोड़े रखेंगे, हम आपको नहीं रखेंगे, हम उसको रखेंगे। तो इसी वजह से पढ़िए अच्छा से। और देखिए एक बात जान लीजिए कि अगर मान लिया जाए आप परीक्षा देते हैं, परीक्षा पास कर जाते हैं, इस बार आपका साथ दिया, आपका फाइनल जॉब लग जाता है, तो इससे आप हमको बताइए फाइनेंशियली स्वतंत्र कौन होगा? आप होंगे स्वतंत्र। पैसा किसके खाता में जाएगा? आपके खाता में जाएगा। और फाइनेंशियली स्वतंत्रता बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। जैसे अभी हम पैसा कमा रहे हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं, जैसे आप पैसा कमा नहीं रहे हैं तो आपका अगर मटन खाने का मन होगा ना, आप नहीं खा पाइएगा। मटन 800 कितना रुपए, 700-800 रुपए किलो देता है, महीना में 5000 एबे करेगा। एक दिन मटन खाए 700-800 गायब, अब बाद बाकी दिन हवा पी करके रहिएगा। बात समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप ये चाहते हैं, गौर से सुनिए, अगर आप ये चाहते हैं कि फाइनेंशियली आप स्वतंत्र हो और जो मन हो वो करे, तो सरकारी जॉब लेना जरूरी है। बात समझे? चाहे लड़का हो या लड़की। क्लियर है? तो ये रहेगा, ऐसे आपका चलेगा प्रोग्राम। ये आपका पूरा का पूरा क्राइटेरिया है। लड़का है, तुम भी नोट करो, ऑफिस में सबको बता देना, ऐसे है प्रोग्राम। समझा? हाँ। और बार बार हम बोलना चाह रहे हैं इस बात को, हम 10 बार 20 बार 50 बार बोलेंगे। यहां पर हमको कम मेहनत करना है, आपको ज्यादा मेहनत करना है। और 2 माह में पूरा अपना जी जान लगा दीजिए और रिजल्ट हो जाएगा। हम आपको बता रहे हैं आपका रिजल्ट हो जाएगा। समझे बात को? तो अब पढ़ना हम लोग शुरू कर देते हैं, पढ़ना शुरू कर देते हैं। अरे इंतजार करने से क्या होगा? इंतजार करने से कुछ नहीं मिलने वाला है। समझे? तो सबसे पहले जो है आप लोगों को क्वेश्चन दिलवा देते हैं, ठीक है? और ऑनलाइन वाले लोग इस वीडियो में ही पीडीएफ लगा हुआ है। और ये जो क्वेश्चन है ना, 1 अक्टूबर 2023 को जो परीक्षा हुआ है, जो परीक्षा कैंसिल हुआ है, उसी का ये क्वेश्चन है, उसी का ये क्वेश्चन है। ऑनलाइन वालों के लिए इसी वीडियो में पीडीएफ लगा दिए हैं, आप अपना ले लीजिएगा। अब ऑफलाइन वालों के लिए जो है पीडीएफ हम मंगाए हुए हैं, तो जो बोल दीजिए फोन करके बोल भी, मान लिया जाए कि हमको रात में 12 बजे पढ़ना है, तो सबसे पहले क्वेश्चन बैंक देखते थे, क्वेश्चन बैंक देखते थे, उसमें क्वेश्चन में ठीक लगा देते थे, हाँ ये टॉपिक है, ये टॉपिक तो हम कर लिए, ये टॉपिक हमारा क्लियर है। उसके आगे के क्वेश्चन को देखते थे, ये टॉपिक हमारा नहीं क्लियर है, तुरंत जाकर के कोई किताब लेकर के उस टॉपिक को हम क्लियर करते थे, तुरंत जाकर के उस टॉपिक को क्लियर करते थे। इससे होता था क्या? सब चीज को हम क्लियर कर लिए। समझ गए? तो इसी वजह से जो है आपको रिजल्ट हो गया। तो क्वेश्चन बैंक को आधार बनाकर 1 अक्टूबर 2023 के क्वेश्चन को आधार बनाकर हम लोग तैयारी करेंगे। 1 अक्टूबर 2023 के क्वेश्चन को आधार बनाकर हम लोग तैयारी करेंगे कि कितना हिस्ट्री का क्वेश्चन है, कितना पॉलिटी का क्वेश्चन है, कितना ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, हिस्ट्री का किस प्रकार का क्वेश्चन है, पॉलिटी का किस प्रकार का क्वेश्चन है, ज्योग्राफी का किस प्रकार का क्वेश्चन है, उसको आधार बना करके जो हम लोग तैयारी करेंगे। तो इस क्वेश्चन को तब तक 1 सप्ताह में ही 200 क्वेश्चन याद हो जाए, 2 सप्ताह में याद हो जाए, 3 सप्ताह में याद हो जाए, इसको तब तक देखते रहना है जब तक कि इसका 200 का 200 क्वेश्चन हमको याद ना हो। समझे बात को? कीजिएगा ना इतना, तभी देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। कीजिएगा, बताइए। केंद्रीय चयन पार्षद बोर्ड का कसम कीजिएगा ना? हाँ दीजिए पार्टी। जो भी संस्थान में पहले से पढ़ रहे हैं, इस बैच में हम बोले हुए हैं, और जो भी बिहार पुलिस बैच में जिसका भी एडमिशन था, उसको दोबारा एडमिशन करवाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, हम क्लास में भी ये बात बोले थे, पीडीएफ का जो कॉस्ट आएगा वो आपको पे करना होगा। ये बात हम क्लास में भी बोले हैं ना हो। अब पीडीएफ का जो कॉस्ट आएगा वो आपको सिर्फ पे करना है। यानी बैच का कोई फी और नहीं है। जो पहले संस्थान में पढ़ रहे हैं, जो बिहार पुलिस बैच में एडमिशन लिए हुए हैं, और ऑनलाइन वाले लोगों को तो कुछ करना नहीं है, उसको तो हम हार्ड कॉपी देते हैं नहीं, वो तो अपना हार्ड कॉपी आराम से निकाल लेंगे। ऑनलाइन वालों को तो कोई फी 1 भी रुपया नहीं देना है। आप जो फी पहले दिए हैं उसी में हम आपको पढ़ाएंगे। और ऑफलाइन वालों को भी कोई फी नहीं देना है। लेकिन हाँ, जो पीडीएफ का कॉस्ट आएगा वो तो आपको देना ही पड़ेगा। समझिए, वो तो देना लाजमी भी बनता है कि ना? समझ गए? जो पीडीएफ का कॉस्ट आएगा वो आपको देना पड़ेगा। स्पष्ट कर दिए। क्लास मंगलवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, रविवार को शाम में 7:30 से 9:30, और टेस्ट 3 दिन होगा, सोमवार, बुधवार, शनिवार, और दोपहर में 12:30 बजे से 2:30 बजे तक। और ये टेस्ट होगा इसी सेंटर पे, क्लास और टेस्ट दोनों इसी सेंटर पे होगा। बिहार पुलिस का क्लास और टेस्ट दोनों इसी सेंटर पे होगा, 12:30 से 2:30। क्लियर है? अब आइए, अब एक चीज देखिए, ये चीज इसलिए लिख दे रहे हैं, ऐसे हम बोल ही दिए थे, लेकिन फिर भी इसको जो है हम लिख देते हैं। और लिख इसलिए देते हैं ताकि जो है आपके दिमाग में बात रहना चाहिए कि किस सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस करना है, किस सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना है, ये सब चीज आपके दिमाग में रहना चाहिए। देखिए गुरुजी लोग, आइए, हिस्ट्री में एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न तीनों मिला करके है। हिस्ट्री से 12 क्वेश्चन, हिस्ट्री से 12 क्वेश्चन, पॉलिटी से 11 क्वेश्चन,
ज्योग्राफी से 8 क्वेश्चन, जिसमें 3 गो इंडियन ज्योग्राफी से और 5 गो वर्ल्ड ज्योग्राफी से, 5 गो वर्ल्ड ज्योग्राफी से। फिर आपको फिजिक्स में 6 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में 7 क्वेश्चन, बायोलॉजी में 9 क्वेश्चन, करंट में 5 क्वेश्चन। ज्योग्राफी GEOGRAPHY PHYSICS CHEBIO करंट CURRENT करंट। ठीक है। इसके बाद अब देखिएगा, करंट के बाद स्टैटिक्स की अगर हम लोग बात करें तो स्टैटिक्स से जो है आपको 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है। मैथ की अगर हम बात करें तो मैथ से 10 क्वेश्चन है। रीजनिंग की अगर हम बात करें तो 3 क्वेश्चन है। इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें 8 क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स 8 क्वेश्चन है। और इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इंग्लिश भी कितना क्वेश्चन है, 8। और हिंदी की अगर हम लोग बात करें तो हिंदी भी 8 क्वेश्चन है, हिंदी भी 8 क्वेश्चन है। टोटल जोड़िएगा 100 आ जाएगा आपको, टोटल जोड़िएगा तो आपको 100 आ जाएगा, समझे। तो देखिए यहां पर एक बात बताइए गुरुजी लोग, एक बात बताइए, हिस्ट्री और पॉलिटी 12-11 कितना हुआ, 23 हुआ, 23 हुआ। अच्छा 23 मतलब 100 में 23 क्वेश्चन सिर्फ हिस्ट्री पॉलिटी से पूछा जा रहा है। और ज्योग्राफी से 8 क्वेश्चन, 23 + 8 कितना हो गया, 31। मतलब हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी 30 से 35% के आसपास है। हो सकता है इस बार एक आध गो क्वेश्चन बढ़ा दे, एक आध गो क्वेश्चन कम कर दे, वो तो बोर्ड के दायरा में वो कुछ भी कर सकता है लॉट। लेकिन एक ऑन अप्रोक्सीमेट हम लोग यह मान करके चल सकते हैं हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी से जो है 30 से 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 30 से 35% हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी कवर करता है, समझे। तो फोकस यहीं से करना शुरू करेंगे, स्टार्ट यहीं से करना शुरू करेंगे, हिस्ट्री और पॉलिटी और ज्योग्राफी। हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी से चीजों को शुरू करेंगे। और हम आपको एकदम क्लियर कट वे में बताना चाहते हैं कि आप कहिएगा पूरा हिस्ट्री हमको पढ़ा दे, तो पूरा हिस्ट्री पढ़ाना पॉसिबल नहीं है। आप कहिएगा पूरा ज्योग्राफी पढ़ा दे तो पढ़ाना पॉसिबल नहीं है, पूरा पॉलिटी पढ़ा दे तो पढ़ाना पॉसिबल नहीं है। मेन चीज टू द फैक्ट, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से टू द फैक्ट जाएंगे हम लोग, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से टू द फैक्ट हम लोग जाएंगे। क्लियर है गुरुजी लोग, कोई दिक्कत नहीं ना। और आधार बनाएंगे कौन चीज को, क्वेश्चन बैंक। आधार कौन चीज को बनाएंगे, क्वेश्चन बैंक। आधार कौन चीज को बनाएंगे, क्लियर है ना बात। चलिए अब आइए, अब पढ़ना शुरू करते हैं। ये तो सिर्फ समझाए हैं, क्या करेंगे कैसे करवाएंगे, बात क्लियर। अब आइए शुरुआत करते हैं हिस्ट्री और पॉलिटी के क्वेश्चन से, शुरुआत करते हैं हिस्ट्री और पॉलिटी के क्वेश्चन से, ठीक है। देखिए जैसे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन पलटिए आप लोग, हम क्वेश्चन नंबर बताते जाएंगे, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा, टेंशन नहीं लेना, एकदम हम है, टेंशन फ्री रहिए आप, समझे। हमको टेंशन लेने दीजिए, आप लोग टेंशन फ्री रहिए। मैराथन दौड़ की आधिकारिक दूरी क्या है, ये स्टैटिक का क्वेश्चन है, तो इसको नहीं देखेंगे। स्टैटिक 5 गो है, इसको अभी देखना सही ना है, समझे। तो सीधा आ जाइए आप, पॉलिटी से शुरू करते हैं। पॉलिटी का क्वेश्चन है 12 नंबर में, पॉलिटी का क्वेश्चन 12 और फिर ऑनवर्ड जो है पॉलिटी का क्वेश्चन लगातार है, ठीक है। पॉलिटी से शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। आइए और समझिए, और जो दिशा निर्देश देंगे उस दिशा निर्देश का आपको क्या करना है, पालन। क्या करना है, पालन। आइए अब सुनिए समझिए। देखिए पहला क्वेश्चन है, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है। देखिए आप समझिए, अब इधर उधर मत कीजिए। अब हम रिक्वेस्ट करते, एकदम हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करते, अब इधर उधर मत कीजिए, यहां पर आइए। आप भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 को पढ़िए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 इस प्रश्न का जवाब दे देता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 इस प्रश्न का जवाब दे देता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 क्या कहता है, समझिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 यह कहता है कि भारत अर्थात इंडिया, या इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। तो अनुच्छेद 1 की अगर आप बात करेंगे तो अनुच्छेद 1 यह कहता है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, अनुच्छेद 1 यह कहता है। तो भारत राज्यों का संघ है, यह बात अनुच्छेद 1 कहता है। तो अनुच्छेद 1 में इस प्रश्न का आंसर छुपा हुआ है, तो इसका उत्तर क्या होगा बताइए, क्या होगा, राज्यों का संघ। अब सुनिए यहां पर देखिए, अब भारत के संविधान को आप पढ़िए। देखिए भारत के संविधान को जब आप गुरुजी लोग पढ़िए ना,
तो भारतीय संविधान में मूल तौर पर 22 भाग है। कितना भाग है? 22 भाग। और 22 भाग में से पहला भाग जो हमें भारतीय संघ और राज्य क्षेत्र के विषय में बतलाता है, जिसकी चर्चा है अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक। इन अनुच्छेदों में अनुच्छेद 1, 2, 3, 4 तीनों को आप यहां पर जानिए। अनुच्छेद 1, 2, 3, 4 तीनों को जानिए। और यहां पर हम आपको बता देंगे कि परीक्षा के लिहाज से यहां पर क्या प्रश्न और पूछा जा सकता है। अगर यह प्रश्न पूछा है तो परीक्षा आगे यहां से कौन प्रश्न पूछ सकता है, उस पर गौर करना है आपको। देखिए, भारतीय संविधान का भाग 1, भारतीय संविधान के भाग 1 की हम बात करें तो भाग 1 हमें भारतीय संघ और राज्य क्षेत्र, भारतीय संघ और राज्य क्षेत्र के विषय में बतलाता है। इसकी चर्चा अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक है। अनुच्छेद 1 यह कहता है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। अर्थात यह अनुच्छेद दो बात की जानकारी हमें देता है। एक तो यह देता है इंडिया का संवैधानिक नाम क्या है, यानी संविधान में इंडिया का नाम क्या है। तो संविधान में इंडिया का 2 नाम है। पूरे संविधान को पढ़ेंगे तो संविधान में या तो इंडिया के लिए इंडिया आया है या भारत आया है। संविधान में हिंदुस्तान नहीं आया है, संविधान में आर्यावर्त नहीं आया है, संविधान में जम्बूद्वीप नहीं आया है। हिंदुस्तान, आर्यावर्त, जम्बूद्वीप ये भी भारत का नाम है, लेकिन ये भारत के संवैधानिक नाम नहीं है। भारत के सिर्फ संवैधानिक नाम है इंडिया और भारत। और दूसरी बात, अनुच्छेद 1 यह जानकारी देता है कि भारत राज्यों का संघ है। मतलब कई राज्यों को मिलाकर भारतीय संघ का निर्माण हुआ है। कई राज्यों को मिलाकर भारतीय संघ का निर्माण, कई राज्यों को मिलाकर भारतीय संघ का निर्माण हुआ है। मतलब बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, तमाम राज्यों को मिलाकर भारतीय संघ के निर्माण हुए। इसका यह कदापि मतलब नहीं है कि भारत के जो राज्य है वो भारत से अलग हो जाएंगे। नहीं, कोई भी भारतीय राज्य, चाहे झारखंड हो, पश्चिम बंगाल हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, गुजरात हो, अरुणाचल प्रदेश हो, असम हो, एनीबॉडी, कोई भी राज्य हो, कोई भी राज्य भारतीय संघ से अलग नहीं हो सकता है। कोई भी राज्य भारतीय संघ से अलग नहीं हो सकता। कोई भी राज्य भारतीय संघ से अलग नहीं हो सकता है। दूसरी बात, भारत राज्यों का संघ है। अब आपसे पूछा जाता है कि देखिए, वैश्विक स्तर पर शासन प्रणाली की अगर आप बात करेंगे तो एक होता है संघात्मक शासन प्रणाली, एक होता है एकात्मक शासन प्रणाली, और एक होता है परिसंघात्मक शासन प्रणाली। गौर फरमाइएगा यहां पर, एक होता है संघात्मक शासन प्रणाली, एक होता है एकात्मक शासन प्रणाली, एक होता है परिसंघात्मक शासन प्रणाली। खैर इतना में, परिसंघात्मक में हम लोग नहीं जाएंगे। एकात्मक समझते समझते हम लोगों का चीज क्लियर हो जाएगा, और जो लाइन हम बोलेंगे परीक्षा के लिहाज से वो बड़ी महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, संघात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है? देखिए, सामान्य तौर पर कोई भी देश हो, अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस, कोई भी देश हो, जैसे भारत एक देश है, भारत में 28 राज्य है। भारत एक देश है, भारत में 28 राज्य है। भारत 28 राज्यों से मिलकर बना है। अमेरिका 50 राज्यों से मिलकर बना। अमेरिका एक देश है, वहां पर 50 राज्य है। ब्रिटेन कई राज्यों से मिलकर बना है। तो किसी भी देश में, जैसे भारत में एगो केंद्र सरकार है, एगो राज्य सरकार है कि ना? केंद्र सरकार मतलब मोदी सरकार, राज्य सरकार मतलब नीतीश जी की सरकार। वैसे ही अमेरिका में भी एगो केंद्र सरकार, एगो राज्य सरकार। तो कोई भी शासन प्रणाली हो, संघात्मक शासन प्रणाली हो, एकात्मक शासन प्रणाली हो, कोई भी शासन प्रणाली हो, वहां पर केंद्र और राज्य दोनों अस्तित्व में होता है। केंद्र और राज्य दोनों अस्तित्व में होता है। संघात्मक शासन प्रणाली वाले देशों में भी केंद्र अस्तित्व में होता है और राज्य भी अस्तित्व में होता है, दोनों में, संघात्मक एकात्मक दोनों में। संघात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है जानते हैं? केंद्र और राज्य दोनों का पावर बराबर होता है। केंद्र बराबर राज्य, मतलब जितना पावर केंद्र को है उतना राज्य को, जितना पावर केंद्र को है उतना राज्य को। यहां पर न कभी केंद्र का विनाश हो सकता है, न कभी राज्य का विनाश हो सकता है, कभी किसी का विनाश नहीं हो सकता। यही कारण है कि संघात्मक शासन प्रणाली वाले देशों को अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन कहते हैं। अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन कहते हैं। अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन कहते हैं। मतलब यहां पर ना केंद्र का विनाश हो सकता है, ना राज्य का विनाश हो सकता है, किसी का विनाश नहीं हो सकता। दोनों अपने अपने क्षेत्राधिकार में काम करने के लिए स्वतंत्र हैं। जैसे मम्मी का काम है खाना बनाना, मम्मी खाना बनाने के लिए स्वतंत्र है, उसको जो बनाना है वो बनाएगी। पिताजी का काम है पैसा कमाना, जहां से पैसा कमा करके लाना, उनको पैसा कमा करके लाना है। दोनों अपने अपने काम में स्वतंत्र होते हैं, दोनों अपने अपने काम में स्वतंत्र होते हैं। तो संघात्मक शासन प्रणाली में केंद्र और राज्य दोनों को पावर शक्ति होता है, दोनों अपने अपने क्षेत्राधिकार में काम करने के लिए स्वतंत्र है। तो
विनाश हो सकता है, ना राज्य का विनाश हो सकता है। जैसे परिवार में मम्मी का होना भी जरूरी है, पापा का होना भी जरूरी है। अगर दोनों में से कोई एक नहीं है, फिर उस परिवार का क्या गत होता है आप जाकर के पूछ लीजिएगा, जाकर के देख लीजिएगा। या आप ही में से अगर किसी के साथ ऐसा होगा तो आपके परिवार का क्या हाल है, और जिसके घर में माँ बाप दोनों है उसके परिवार का क्या हाल है, जाकर के आप देख लीजिए। दोनों में अंतर समझ में आ जाएगा। बात समझे? अब देखिए एकात्मक शासन प्रणाली, यहां पर भी केंद्र और राज्य दोनों होता है, लेकिन यहां पर केंद्र को ज्यादा पावर होता है, राज्य को कम पावर होता है। केंद्र को ज्यादा पावर होता है, राज्य को कम पावर होता है। तो यहां पर केंद्र अविनाशी होता है, राज्य विनाशी होता है। तो इसे एकात्मक शासन प्रणाली को विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन, विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन कहते हैं, विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन कहते हैं। और भारत की अगर हम बात करें तो भारत में केंद्र ग्रेटर देन राज्य होता है, और केंद्र ग्रेटर देन राज्य होता है, केंद्र के पास ज्यादा पावर होता है। यही वजह है जब आपात स्थिति आती है सारा पावर केंद्र सरकार अपने हाथ में ले लेता है। जैसे अभी आप लोग देखे होंगे लॉकडाउन हुआ होगा, कोरोना आया तो लॉकडाउन का घोषणा को नीतीश कुमार किए थे कि पूरे देश में लॉकडाउन की घोषणा कौन किए? मोदी जी ना किए। नीतीश कुमार को पावर ही नहीं था। नीतीश कुमार राज्य सरकार है ना जी, राज्य सरकार है ना। तो यहां पर एकात्मक शासन प्रणाली में एकात्मक शासन, केंद्र ग्रेटर देन राज्य, इसके पास ज्यादा पावर होता है, इसके पास कम पावर होता है। राज्य को पावर होता है लेकिन कम पावर होता है। तो इसे विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन कहते हैं। और भारत की अगर हम बात करें तो भारत को विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन माना जाता है। हमको ऐसा लगता है अगर यहां से प्रश्न पूछेगा तो बिहार पुलिस का जो स्टैंडर्ड होता है उस स्टैंडर्ड के अनुसार ये बात आपसे पूछा जा सकता है। और भारत की अगर हम बात करें तो भारत में राज्यों का पतन हो सकता है, राज्यों की शक्ति को कम किया जा सकता है, लेकिन केंद्र का कभी पतन नहीं, केंद्र की शक्ति कभी कम नहीं हो सकती है। तो भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन है। पहला बात आप ये याद रखिएगा। बात समझे गुरुजी लोग? इसके बाद तो इस चीज को आप लिख ना लीजिए, एक पॉइंट में लिखिएगा तो उसी क्वेश्चन के आसपास में लिखिए, या अपने एगो कॉपी उपी बना लीजिए, जो भी करना है आज कीजिए ना। फिर एगो कॉपी अपने पास में हमेशा रखिए, एगो कॉपी अपने पास में हमेशा रखिए, हम यही बोलेंगे। लिखिए पहला पॉइंट, और जो भी पॉइंट लिखेंगे बिहार पुलिस के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण, सीधा सा बात है। लिखिए भारत विनाशी राज्यों का विनाशी संगठन, भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन है। इसको याद रखिएगा, बड़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, चलिए अब आइए यहां पर, अब आइए इसके बाद देखिए यहां पर अनुच्छेद 1 आप जाने, अनुच्छेद 2 क्या कहता है जानते हैं? अनुच्छेद 2 यह कहता है भारत में अगर किसी क्षेत्र को मिलाना है तो वह संसद मिलाएगा, और अनुच्छेद 2 के तहत भारत किसी भी क्षेत्र को जीतकर भारत की संसद मिला सकता है। कहने का मतलब यह है, जैसे मान लिया जाए पाकिस्तान के लाहौर को भारत में मिलाया जाएगा। पाकिस्तान के लाहौर को अगर भारत में मिलाया जाएगा तो वह काम अनुच्छेद 2 के तहत होगा, और अनुच्छेद 2 के तहत वह काम करेगा भारत की संसद। अगली बात, अनुच्छेद 3 यह कहता है नए राज्यों का निर्माण, नए राज्यों के नाम में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन अनुच्छेद 3 के तहत होता है, और यह काम करता है भारत की संसद। जैसे अनुच्छेद 3, बिहार का विभाजन कर झारखंड का गठन हुआ है, अनुच्छेद 3 के तहत हुआ है। संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया है, अनुच्छेद 3 के तहत। उड़ीसा का नाम बदलकर ओडिशा कर दिया गया है, अनुच्छेद 3 के तहत। तो यह काम भी भारत की संसद करता है, और भारत की संसद अनुच्छेद 3 के तहत करता है। इसके बाद अनुच्छेद 2 और 3 के तहत जो परिवर्तन होते हैं वो साधारण बहुमत के आधार पर होते हैं। तो आगे अनुच्छेद 4 यह कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत जो परिवर्तन हुए हैं वो संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे, यहां पर ना अनुच्छेद 1, ना 2, ना 3, ना 4 कुछ नहीं याद रखना। यहां पर आपको परीक्षा के लिहाज से जो आगे जो बात याद रखना है वह यह है, भारत में किसी भी नए राज्य का गठन कौन करता है? नए राज्य के नाम में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन कौन करता है? ये बात परीक्षा के लिहाज से आपको याद रखना जरूरी।
दूसरा दूसरा पॉइंट ये लिखिए, भारत में भारत में भारत में भारत में राज्यों के निर्माण 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 राज्यों के नाम में परिवर्तन राज्यों के नाम में परिवर्तन राज्यों के सीमा में परिवर्तन राज्यों के सीमा में परिवर्तन राज्यों के सीमा में परिवर्तन भारत की संसद के द्वारा किया जाता है। चलिए इसको याद रखिएगा। अब गुरुजी लोग सुनिए, अब यहां पर भाग 1 में और कौन सी बात आपसे पूछी जा सकती है और कौन सी बात आपसे पूछी जा सकती है। देखिए इस क्वेश्चन के इर्द गिर्द का जितना क्वेश्चन बनता है ना सब बता दे रहे हैं। अगर इस क्वेश्चन के इर्द गिर्द का कोई भी क्वेश्चन पूछेगा जो हम बता रहे हैं, अगर आएगा तो यहीं से आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। समझे, इतना अनुभव है हमको। समझे, अब सुनिए। अब देखिए, जैसे मान लिया जाए बिहार का विभाजन कर झारखंड का गठन करना है, तो इसको लेकर जो विधेयक लाया जाता है वह विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से लाया जाता है। या फिर ऐसे समझिए, राज्यों के साथ मान लिया जाए राज्य का विभाजन करना है, राज्य के नाम में परिवर्तन करना है, सीमा में परिवर्तन करना है, राज्य का पुनर्गठन करना है। राज्यों के साथ कोई भी छेड़छाड़ करेंगे तो उसके राष्ट्रपति का पूर्व अनुमति जरूरी है। जैसे जम्मू कश्मीर राज्य को पुनर्गठित करके उसे 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया, तो पहले राष्ट्रपति से अनुमति ली गई। तो राज्य निर्माण संबंधी विधेयक को लाने से पहले राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लिया जाता है और राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लाकर राज्य निर्माण संबंधी विधेयक को संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में रखा जा सकता है। बस जरूरत इस चीज का है कि संसद का दोनों सदन इसे साधारण बहुमत से पारित कर दे। मतलब यहां पर याद इस बात को रखना है कि राज्य निर्माण संबंधी विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से संसद के किसी भी सदन में आ सकता है। यह जरूरी नहीं है कि वह विधेयक लोकसभा में ही आएगा या राज्यसभा में, बल्कि दोनों में से किसी भी सदन में आ सकता है। ठीक है, अगली बात। अब देखिए, एक इस चीज को याद रखिएगा, तो नीचे से इस पॉइंट को भी लिखिए। राज्य निर्माण संबंधी विधेयक, राज्य निर्माण संबंधी विधेयक, राज्य निर्माण संबंधी विधेयक, राज्य निर्माण संबंधी विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से लाया जाता है, राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से लाया जाता है। राज्य निर्माण संबंधी विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से लाया जाता है, राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से लाया जाता है, राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से लाया जाता है। और यह विधेयक किसी भी सदन में, और यह विधेयक किसी भी सदन में लाया जा सकता है, और यह विधेयक किसी भी सदन में लाया जा सकता है। अब देखिए, अब आइए गुरुजी लोग, अब गुरुजी लोग आइए। अब देखिए कि देखिए मूल तौर पर जो भाग 1 है ना, वो हमें यह जानकारी देता है भारत में कितने राज्य है, कितने केंद्र शासित प्रदेश है। तो आप सब लोग जानते हैं भारत में 28 गो राज्य और 8 गो केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन हमेशा से 28 गो राज्य और 8 गो केंद्र शासित प्रदेश नहीं था, बल्कि आजादी के बाद भारत में राज्यों का पुनर्गठन हुआ। और भारत में राज्यों के पुनर्गठन की अगर हम बात करें तो भारत में राज्यों का जो पुनर्गठन हुआ है, भारत में राज्यों का जो पुनर्गठन हुआ है वह 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत हुआ है। 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत भारत में राज्यों का पुनर्गठन हुआ है। और भारत का मानचित्र नहीं लगाया है जी, एकदम बकलोले है। देखिए भारत में राज्यों का पुनर्गठन है, हीरो सब सुनिए। भारत में राज्यों का यानी राज्यों को गठित किया गया, भारत में राज्यों को पुनर्गठित किया गया 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत। 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत भारत में राज्यों को पुनर्गठित किया गया और 14 राज्य बनाए गए भारत में 14 राज्य बनाए गए। आगे भारत का 15वां राज्य गुजरात बना, जिसका गठन 1960 में हुआ।
भारत का 16वां राज्य नागालैंड बना जिसका गठन 1963 में हुआ। भारत का 17वां राज्य हरियाणा बना जिसका गठन 1966 में हुआ। भारत का 18वां राज्य हिमाचल प्रदेश बना जिसका गठन 1971 में हुआ। फिर आगे चल करके मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा का गठन, तीनों का गठन 1972 में हुआ। सिक्किम का गठन 1975 में हुआ। फिर आपको अरुणाचल प्रदेश का गठन 1987 में, मिजोरम का गठन 1987 में, गोवा का गठन 1987 में। फिर आपको 1 नवंबर 2000 ईस्वी को छत्तीसगढ़ का गठन, 1 नवंबर 2000 ईस्वी को छत्तीसगढ़ का गठन हुआ। फिर आपको 9 नवंबर 2000 ईस्वी को उत्तराखंड का गठन हुआ, 9 नवंबर 2000 ईस्वी को उत्तराखंड का गठन हुआ। फिर आपको 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड का गठन हुआ, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड का गठन हुआ। और 2 जून 2014 को तेलंगाना का गठन हुआ, 2 जून 2014 को तेलंगाना का गठन हुआ। समझे? तो यहां पर 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत भारत में राज्यों का पुनर्गठन हुआ, जिसके तहत भारत में 14 राज्य बनाए गए। धीरे धीरे भारत में राज्यों की संख्या बढ़ती गई और वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। और किन राज्य का गठन कब हुआ है, ये बात हम आपको यहां पर बतला दिए हैं। समझ गए? तो अब यहां इस बात को याद रखना है। तो बताइए, भारत में राज्यों का पुनर्गठन किस संविधान संशोधन के तहत? संविधान 1900 और राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर हुआ। कौन आधार पर? भाषाई। तो 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत भारत में राज्यों का पुनर्गठन हुआ और कौन आधार पर हुआ? कौन आधार पर? 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत भारत में राज्यों का पुनर्गठन हुआ। कौन आधार पर? कौन आधार पर? और कितने राज्य बनाए गए थे? 14। कितने राज्य? ये बात याद हुआ? चलिए लिखिए। 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत, 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत, 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत भारत में राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर हुआ। 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत भारत में राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर हुआ। 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत भारत में राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर हुआ और 14 राज्य बनाए गए। 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत भारत में राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर हुआ और 14 राज्य बनाए गए और 14 राज्य बनाए गए। चलिए अब आइए यहां पर, आइए गुरुजी लोग, यहां पर इस पॉइंट को याद रखिएगा जो लिखाए हैं फिर से। 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत भारत में राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर हुआ और 14 राज्य बनाए गए। भाषाई आधार पर हुआ और 14 राज्य बनाए गए। इसके बाद गुरुजी लोग सुनिए, यहां पर पहले याद कीजिए, उसके बाद फिर आगे बताइए। गुजरात का गठन कब हुआ है? गुजरात का गठन, गुजरात का गठन, नागालैंड का गठन, नागालैंड, नागालैंड, हरियाणा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, 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 अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, 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 गोवा, गोवा, इसके बाद छत्तीसगढ़, 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 उत्तराखंड, उत्तराखंड, झारखंड, झारखंड, तेलंगाना। 2 जून 2014, 2 जून 2000। चलिए इस प्रकार जानते हैं ये चैप्टर खत्म, मतलब भारतीय संविधान का जो भाग 1 है खत्म। जितना मूल चीज था ना सब बता दिए। अगर प्रश्न आएगा ना हम लिख करके दे देते थे, आप इस क्लास को जो है रिकॉर्ड करके रख लीजिएगा। अगर भारतीय संविधान के भाग 1 से प्रश्न आया ना, जितना बताया ना यहीं से आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। समझे? अगर नहीं आया तो नहीं आएगा, अगर आएगा तो जितना बताया इतने में से आएगा। बात समझे? अब सुनिए, अब जो लोग संस्थान में पढ़े हैं, गौर से सुनिए इस बात, जो लोग संस्थान में पढ़े हैं, संस्थान का पॉलिटी पूरा पढ़े हैं, पॉलिटी का नोट है, आप घर जाइएगा आज और आज के आज भारतीय संविधान का भाग 1 संघ राज्य क्षेत्र पूरा पढ़ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, पक्का ना? अब जो लोग संस्थान में पूरा फाउंडेशन बैच नहीं पढ़े हैं उनके लिए भी तो कोई बाईपास निकालेंगे ना। हाँ, लुसेंट जनरल कंपटीशन में लुसेंट हर विद्यार्थी के पास होता है ना, है ना आप लोग के पास? लुसेंट में इंडियन पॉलिटी में चैप्टर नंबर 8 में संभवतः चैप्टर नंबर 8 में भारतीय संघ और राज्य क्षेत्र, भारतीय संघ और राज्य क्षेत्र, लुसेंट का वो चैप्टर जाकर के पढ़ लीजिएगा, पढ़ना लीजिएगा। आए और अगले क्लास में हम पूछेंगे, जवाब दीजिएगा ना, क्लियर है ना? हाँ, तो एक दीजिएगा, अभी जितना पता नहीं इतना बात याद रख लीजिएगा। भाग 1 से अगर प्रश्न आएगा आप बना करके आइएगा, बात समझे? चलिए अब इसके बाद आज पहला दिन है, समझे? तो ठीक है, इतना लुसेंट का किताब है ना आप लोग के पास? हाँ, एक तो होमवर्क है पॉलिटी में, भाग 1 पूरा पढ़ लीजिएगा, भाग 1 पूरा पढ़ लीजिएगा, समझे? वो तो पूरा समझा दिए, पढ़िएगा, खटाखट समझ में आएगा, आप देख लीजिएगा।
उसके बाद भूगोल में एगो क्वेश्चन समझाए थे, भौगोलिक उपनाम। भौगोलिक उपनाम विश्व के भूगोल में जाइएगा तो विश्व के भूगोल में संभवतः 18 या 19 नंबर चैप्टर है। विश्व के भूगोल में संभवतः 18 या 19 नंबर चैप्टर है, एग्जैक्ट ध्यान में नहीं है। किसी के पास है जीरो साइड? यहाँ पर अभी है किसी के पास? है किसी के पास अभी? दीजिए। हाँ देखिए यहाँ है। अरे सुनिए हीरो साहब, यहाँ पर एक और होमवर्क दे रहे हैं। विश्व भूगोल चैप्टर नंबर 27। विश्व भूगोल चैप्टर नंबर 27। विश्व के प्रमुख भौगोलिक उपनाम: 7 पहाड़ियों का नगर रोम, पोप का शहर रोम, रक्तवन महिला रोम, प्राचीन विश्व की सामग्री रोम, पश्चिम का बेबीलोन रोम, इंटरनल सिटी रोम, एंटीलिज की मोती क्यूबा, सुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड क्यूबा, गगनचुंबी इमारतों का नगर न्यूयॉर्क, पर्ल ऑफ द ओरिएंट सिंगापुर, क्वेकर सिटी फिलाडेल्फिया, हवा वाला शहर शिकागो। ये वाला चैप्टर आप लोग याद करके आइएगा। आइएगा ना? पक्का ना? आए? ये होमवर्क है। तो 2 चैप्टर, एगो पॉलिटी में भारतीय संविधान का भाग 1, अगर संस्थान में पढ़े हैं, संस्थान का नोट है तो उसको करके आइएगा। अगर आपके पास संस्थान का नोट नहीं है तो लुसेंट का चैप्टर नंबर, पॉलिटी का 8 और विश्व के भूगोल में चैप्टर नंबर 27। क्लियर है? तो फिर मिलते हैं हम लोग कब? और शनिवार, रविवार को। किसका है?